Hello everyone and welcome back to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. Histology Inder Bir Singh से chapter number 2 आज करेंगे, which is a very fundamental chapter, structure of cell. बात यह है कि आपकी जो पूरी body है, it is composed of trillions of cells and cell basically is the functional unit of your body. आप किसी भी organ system को देख लीजिए, ultimately it is made up of specialized cells. अच्छा, सेल्स आपकी बॉडी में इस तरह से डिजाइन होते हैं कि दे आर मेड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन. सो मैं एक वर्ड यूज करता हूं हमेशा कि दीज आर कस्टम डिजाइन, यानी हार्ट के जो सेल्स हैं वो उसी तरह से बने हैं जो उनको हार्ट में फंक्शन करना है, विच इज रिदमिसिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी. इसी तरह जीआई ट्रैक्ट के जो सेल्स हैं वो उस तरह डिजाइन हुए हुए हैं जो जीआई ट्रैक्ट का फंक्शन है, यानी डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड एब्जॉर्प्शन. न्यूरॉन्स, दीज आर ऑल्सो सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड दे आर डिजाइंड इन अ वे they are required to be, क्योंकि उनका काम है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन. इसी तरह मसल सेल्स हैं, मायोफिब्रिल्स, दे आर ऑल डिजाइन इन अ वे कि उनमें एक्टिन और मायोसिन और ऐसे प्रोटीन्स बहुत ज्यादा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कर सके. सो हर जगह जो भी सेल रखे गए हैं बॉडी में वो इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि जो उनका फंक्शन रिक्वायर्ड है उस वही उनमें प्रॉपर्टीज हो. सो दे आर कस्टम मेड. योर बॉडी इज एक्चुअली ब्यूटिफुली डिजाइन. जनरल जहां भी आप सेल का जिक्र करेंगे, अ वेरी जेनेरिक स्ट्रक्चर इज दैट सी वी आर यूकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स वो सारे सेल्स होते हैं विच कंटेन अ न्यूक्लियस. सो वी कंटेन अ न्यूक्लियस, और हमारे सेल की जो आउटर बाउंड्री है दैट इज नोन एज, इन जनरल इट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, लेकिन इसके और बहुत सारे भी नाम हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा लेमा, सो दैट इज अनदर नेम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो वट एवर नेम दे गिव इट, वट एवर नेम दे यूज इट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बुक्स, अलग अलग बुक्स में बाजों का अलग अलग नाम्स हैं, बट दीज आर ऑल द सेम थिंग. सेल मेम्ब्रेन इज इक्वल टू प्लाज्मा लेमा इज इक्वल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना कुछ है दैट इज ऑल कलेक्टिवली नोन एज प्रोटोप्लाज्म. अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं. इन द सेंटर देयर इज अ न्यूक्लियस व्हिच इज आल्सो बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फिर सारा लिक्विड है दैट इज नोन एज साइटोसोल. अब ये जो साइटोसोल है इसका एक नाम और भी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइलोप्लाज्म. अब ये हाइलोप्लाज्म बहुत कम लोगों ने सुना होता है, बट द साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज साइटोसोल इज ऑल्सो नोन एज हाइलोप्लाज्म. और इसके अंदर छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं, ऑल दीज फैक्ट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर कॉल्ड ऑर्गेनील्स. ऑर्गेनील्स का जो वर्ड है इट सिंपली मीन्स स्मॉल फैक्ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनील है, उसका काम है टू प्रोड्यूस एटीपी, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स. ये सब छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं जो आपके सेलुलर साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं. सो ये तो बहुत जेनेरिक डिस्कशन है. अभी हम इस चैप्टर में वी विल टॉक अबाउट डिटेल्स ऑफ हाउ द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड, फिर साइटोप्लाज्म के क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे, एंड देन द न्यूक्लियस. सो हम इसमें डाइव करेंगे, विल डाइव डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट्स एंड डिटेल्स, बट फॉर now the cell is composed of these primary structures. ठीक है, it is surrounded by a cell membrane. It is the fundamental structural and functional unit of the body. ये बात हमने कर ली. It is surrounded by a cell membrane which is also called plasma membrane या plasma lemma. And within the plasma membrane there is a matrix, a liquid, a jelly-like substance. This is known as protoplasm. और protoplasm जो है further divide होता है into nucleus and cytoplasm. The cytoplasm के अंदर there are so many small little organelles. ठीक है? The nucleus is separated from the cytoplasm by a nuclear membrane. The cytoplasm has a fluid base which is referred to as the cytosol or the hyaloplasm. They are actually synonymous words. साइटोप्लाज्म कहें या साइटोसोल कहें या हाइलोप्लाज्म कहें, इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग. इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स द क्रोमोसोम्स एंड द जेनेटिक मटेरियल. The cytosol contains a number of organelles which are very small little factories. They have distinct features and functions, and many of them are in the form of membranes that enclose spaces such as vacuoles वगैरह. तो अभी after this very generic introduction, we will start discussing one by one each and every component of the cell. So the first thing that we have to begin is the cell membrane. So let's start कि cell membrane की histological details क्या हैं. The membrane separating the cytoplasm of the cell from the surrounding structure is known as the cell membrane. So इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है. It is simply a membrane which is separating the inside of the cell from the exterior. It has highly selective permeability so that the entry and exit of compounds are actually very well regulated. The cellular metabolism is in turn influenced and probably regulated by the membrane.
Thus, the membrane is metabolically very, very active. Now, that's a very important paragraph in terms of understanding the importance of the cell membrane. Again, this cell membrane outside the cell is not merely a protective layer. It's a highly metabolically active layer. और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि the membrane decides कि कौन सा आयन सेल के अंदर आना है, कौन सा आयन सेल के बाहर जाना है, क्या चीज़ अंदर आएगी, क्या चीज़ बाहर. इट्स अ गेट कीपर, और इसके इस डिसीजन की वजह से पूरे सेल का मेटाबॉलिज्म डिपेंड. सो फॉर एग्जांपल, इफ सोडियम एंटर्स इनटू द सेल, दिस इज व्हाट वी कॉल डीपोलराइजेशन. और ये डीपोलराइजेशन होगी तो इवेंट्स विद इन द सेल विल स्टार्ट. ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दी है. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच एंटर इन सेल. आप यू थिंक अबाउट एनी हार्मोन दैट बाइंड्स टू द रिसेप्टर, और फिर वो अंदर पूरी सिग्नलिंग स्टार्ट करता है. सो द होल मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द फंक्शन of the cell membrane. So remember, cell membrane is just not a rigid membrane. It's metabolically very, very active. ओके एंड ये जो मैं परमिएबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि चीज़ें इसमें से गुजरती हैं, सोडियम आयन गुजर रहा है, पोटेशियम, कैल्शियम, दीज आर वेरी सिलेक्टिव मूवमेंट. सिलेक्टिव मूवमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं. सो वी फॉर एग्जांपल वी हैव अ सोडियम रिसेप्टर, उसमें से सोडियम ही गुजरेगा, ऐसा नहीं है उसमें से कोई और क्लोराइड गुजर जाए. इट्स नॉट पॉसिबल. सो हम कहते हैं कि द मेम्ब्रेन ऑफ द ह्यूमन सेल्स इज हाईली सिलेक्टिव. सिलेक्टिव मतलब कुछ चीज़ों को अंदर जाने दिया जाएगा, कुछ चीज़ों को रोक दिया जाएगा. Okay, now let's talk about the basic structure of your cell membrane. When suitable preparations are examined by electron microscopy, the average cell membrane is seen to be about 7.5 nanometer thick. It's actually quite thick in terms of cellular details. In contrast of two densely stained layers separated, it consists of two densely layers separated by a lighter zone, thus creating a trilaminar appearance. So basically there are two, एक upper layer चल रही है of the molecules, अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, एक lower layer चल रही है, और बीच में ये basically gap है. So it appears as trilaminar structure. ऐसा लगता है 3 layers हैं इसकी, but actually 2 layers हैं. It's a bilayer. Membranes are mainly made up of lipids, proteins, and small amounts of carbohydrates. So the major chunk is lipid and protein. Therefore, we also say the cell membranes are actually lipoproteins. So they are composed of lipids and proteins. And there is also some carbohydrates. अभी हम structure को detail में जब देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी. Now the contents of these compounds are they basically vary according to the nature of the membrane. Different cells में different composition obviously. अब हम एक-एक करके देखते हैं कि lipid component क्या है सेल मेम्ब्रेन का, और प्रोटीन कंपोनेंट क्या है. सो विल टॉक अबाउट ऑल दीज. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द लिपिड कंपोनेंट, द ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन इज प्रोड्यूस्ड by arrangement of the lipid molecules, predominantly the phospholipids. So this is the category of the lipid which is present in the cell membrane, and it constitutes the basic framework. ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जब आप लोग घर वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें बीम होता है, एक बीम के अंदर जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो आयरन की रॉड्स होती हैं, स्टील की रॉड्स. सो इसी तरह छत बनती है. सो आरसीसी की जब स्ट्रक्चर खड़ा होता है तो देयर इज अ बेसिक सपोर्ट. बिल्कुल इसी तरह पूरी सेल मेम्ब्रेन का जो बेसिक सपोर्ट है, दैट इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द फॉस्फोलिपिड्स. ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एन enlarged head in which the phosphate portion is located and 2 thin tails. The head is called the polar end, while the tails are known as the non-polar end. The head end is soluble in water because it's polar, so it is soluble in water, and therefore it is known as hydrophilic. Philic word का मतलब होता है to love, so it loves water. Hydrophilic. It is polar, it is water soluble, and it is hydrophilic. And everything else for the hydrophobic portion or the other portion which is not soluble in water. So the tail region is insoluble in water, and therefore it is called hydrophobic. Phobic का मतलब होता है to fear, पानी से डरता है. तो अगर आप ये डायग्राम देखें, so if you focus on this one particular part, तो ये जो आपको एक मॉलिक्यूल दिख रहा है, दैट्स अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, और इसमें ये दिस इज द हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड एंड दिस इज टुवर्ड्स द आउटसाइड. ये आउटर साइड ऑफ द सेल है, ये इनर साइड ऑफ द सेल है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा. सो यू सी द हेड इज आउटसाइड, और जो दूसरी लेयर है उसमें अगर आप इस मॉलिक्यूल पे फोकस करें, सो ये जो हेड है दिस इज टुवर्ड्स द इनसाइड. सो जहाँ भी वाटर होगा, द हेड विल बी टुवर्ड्स द वाटर बिकॉज द हेड इज हाइड्रोफिलिक. और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, these two tails, they face each other because they are hydrophobic, they cannot face the water surface. Okay,
Right. So when such molecules are suspended in an aqueous solution, they arrange themselves in a way कि जो head है वो towards the outside and towards the inside हो जाएगा, और जो hydrophobic ends हैं यानी tails हैं वो एक दूसरे की तरफ होंगे, यानी this is the arrangement because here there is an aqueous solution. सेल के बाहर भी ज़ाहिर है extracellular fluid है, so there is water out there, और सेल के अंदर भी cytoplasm है, so there is water inside there. So water की तरफ head चला जाएगा और जो tails हैं वो एक दूसरे की तरफ होंगी hydrophobic. Okay. Now they do so by forming a bilayer which forms the basis of the fluid mosaic model of the membrane given by Singer and Nicholson. इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करते हैं. ये एक डायग्राम इन्होंने दिखाई है. That is the head of the phospholipid which further is composed of choline, phosphate and glycerol, and these are the fatty acid tails. तो ये पूरा जो है this is one big globular head and these are the two tails of a phospholipid molecule which forms the basis of the whole cell membrane. The dark staining part of the membrane as seen by the electron microscopy are formed by the heads of the molecules, while the light staining intermediate zone is occupied by the tails, thus giving the membrane a trilaminar appearance. So ये जो पूरी trilaminar appearance है, this is the dark head, this is the dark head, और ये पूरा जो middle का portion जो empty है और जिसमें tails हैं, ये सारा portion. So all this is appeared as light. So this is light, this is dark, this is dark. Heads make the dark area on electron microscopy. Because of the manner of its formation, the membrane is to be regarded as a fluid structure that can readily reform when its continuity is disturbed. For the same reason, it is then known as फ्लूइड मोजाइक लेयर. अब बात यह है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये ऐसे कोई हार्ड किस्म का या रिजिड किस्म का स्ट्रक्चर नहीं है. इट काइंड ऑफ अ फ्लूइड लाइक मॉडल. तो उसमें डिस्टर्बेंस होती हैं, फिर वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल मूव करके दोबारा वहाँ आ जाते हैं. इट रीफॉर्म. सो इट्स अ वेरी वेरी फ्लूइड टाइप ऑफ मॉडल. ओके, दिस इज अनदर व्यू showing you the globular heads of the phospholipid, और ये अंदर इनकी tails हैं, and this is the globular. So दो layers हैं, एक towards the outside, एक towards the cytoplasm, and these big things that you are seeing are the proteins. इनके बारे में भी हम बात करेंगे. So membrane का ये structure phospholipid की importance आपको पता होनी चाहिए. So this was the lipid in the cell membrane. मैंने आपसे कहा कि cell membrane में lipids भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं और कार्बोहाइड्रेट्स. वो वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट थिंग दैट वी डिस्कस कि लिपिड्स कौन सी हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर. जो लिपिड्स हैं दे आर बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स, और फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर जानना इंपॉर्टेंट है कि हेड होता है एंड देन टेल होती है. ओके, देन देयर आर प्रोटीन्स ऑल्सो. बी बल्कि कर दें, ऊपर हमने ए किया था ना. देयर आर प्रोटीन्स इन द सेल मेम्ब्रेन. द प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इररेगुलरली राउंडेड masses. Most of them are embedded within the thickness of the membrane and partly project on one of its surface, either outer or inner. अभी दिखाता हूँ डायग्राम में. However, some proteins occupy the entire thickness of the membrane and these are known as transmembrane proteins. So if you look at the diagram here, you see there are some proteins which are going all the way through the whole length and thickness of the cell membrane. So ये पूरी cell membrane की thickness है, और इस प्रोटीन को देखें, इट्स गोइंग ऑल द वे थ्रू. ये ऊपर यहाँ से भी निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है, और पूरी थिकनेस पे ट्रेवर्स कर रही है. सो दिस इज नोन एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन, यानी पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस किया है इसने. अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. अच्छा, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ ऊपर की तरफ खुलती हैं, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ नीचे की तरफ एंटर होती हैं. वो ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं है क्योंकि वो पूरी थिकनेस को क्रॉस नहीं कर रही. सो इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड ट्रांस मेम्ब्रेन, फॉर एग्जाम्पल इसको आप देखें, ये प्रोटीन बाहर की तरफ निकल तो रही है आउटर साइड पे, लेकिन अंदर सेल के अंदर तक नहीं जा रही. सो इट इज नॉट गोइंग थ्रू द होल थिकनेस. यहाँ पे ये खत्म हो गई ना, यहाँ पे रुक गई. सो दिस इज जस्ट अ सिंपल प्रोटीन, नॉट द ट्रांस सेलुलर प्रोटीन. रादर इनको नाम देते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, जो सिर्फ एक तरफ निकल रही हैं, नॉट थ्रू द होल लेंथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. ओके, नाउ द प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन्स आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. अभी देखते हैं क्या. Membrane proteins help to maintain the structural integrity of the cell by giving attachment to the cytoskeletal component. So they act like site of attachment of the cytoskeletal component, ताकि सेल की पूरा स्ट्रक्चर और शेप अपनी जगह पे मेंटेन रहे. Some proteins play a vital role in transport. ये प्रोटीन जो है ना बेसिकली ये चैनल्स भी हैं, इनमें से चीज़ें गुजरती हैं. सो फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंटर्स थ्रू द सोडियम चैनल. तो जब हम चैनल का नाम यूज करते हैं, सो दैट बेसिकली इज द प्रोटीन. आप अगर इस डायग्राम में देखें, यू विल अप्रिशिएट कि देयर आर प्रोटीन्स विच इज द आउटर प्रोटीन जो बाहर की तरफ खुल रही है. दिस इज द इनर प्रोटीन जो अंदर की तरफ खुल रही है, और ये प्रोटीन पूरी थिकनेस में से गुजर रही है. सो दैट्स अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. और ये भी देखें एक पूरा चैनल बनाया हुआ है इस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ने, इसमें से कुछ ना कुछ गुजरेगा. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज.
क्योंकि जो हम डिफरेंट फिजियोलॉजी में और डिफरेंट जगहों पे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं कि व्हेन सोडियम एंटर्स इनसाइड द सेल, पोटेशियम लीव्स आउट ऑफ द सेल, कैल्शियम एंटर्स, तो ये सारी एंट्री एग्जिट जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट है उसके लिए कुछ चैनल्स चाहिए और वो चैनल्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स है. ठीक है, तो ये आपकी अगर घर में दीवार है और उस दीवार में कोई दरवाजा ही नहीं है तो यू कैन नॉट एंटर. तो ये जो दीवार है इट इज लाइक द सेल मेम्ब्रेन और इसमें जो दरवाजा है दैट इज लाइक द प्रोटीन, इससे आप एंटर होते हैं. राइट. So some proteins are so shaped that they form passive channels through which the substances can diffuse. अभी जो हम बात कर रहे थे channel proteins की. Other proteins act as receptors for specific hormones or neurotransmitters and they also act as enzyme. Receptor function भी बहुत important है. You know what happens in the whole signal transduction, हम इसके लिए word use करते हैं. Signal transduction का मतलब है कि कोई भी chemical compound आकर के अगर receptor पे attach होगा, so it will start a cascade of events within the cell. सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेट होंगे, साइक्लिक एमपी बनेगा या साइक्लिक जीएमपी बनेगा या इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट व्हाटएवर, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा हार्मोन आके लगा था और कौन सा पाथवे एक्टिवेट हुआ है. सो इट ऑल डिपेंड्स. बट ये प्रोटीन अगर ना होती तो ये रिसेप्टर ना होता तो कोई भी चीज़ आके अटैच ना होती. एंड दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. सो फॉर एग्जांपल ड्रग्स हैं, ड्रग्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, सेल्स पर उनके रिसेप्टर होते हैं, सो ड्रग अटैच होती है, सारे हार्मोन्स अटैच होते हैं. सो सेलुलर फंक्शंस हैं दे आर हाईली डिपेंडेंट अपॉन डिफरेंट कंपाउंड्स अटैचिंग ऑन द रिसेप्टर. तो अगर रिसेप्टर ही नहीं होते, और रिसेप्टर किस चीज से मिलकर बनते हैं, ऑल द रिसेप्टर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. सो दीज प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस सेलुलर फंक्शन. तो आपने देखा जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपकी सेल मेम्ब्रेन का, जो आर्किटेक्चर है वो फॉस्फोलिपिड से बना है, दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड. एंड देन द सेलुलर फंक्शंस आर लार्जली बिकॉज ऑफ द प्रोटीन. चाहे वो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज हो या वो रिसेप्टर फंक्शन हो, प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म. अब जो तीसरी चीज है दैट इज विद इन द सेल मेम्ब्रेन आर द कार्बोहाइड्रेट्स. In addition to the phospholipids and proteins, carbohydrates are present at the surface of the cell membrane. They are attached either to the proteins and therefore they form the formingoglycoproteins, glycoproteins, यानी glyco भी component है और proteins भी हैं, or they are also attached to lipids. In that case, they are called glycolipids. The carbohydrate layer is especially well developed on the external surface of the plasma membrane forming the cell boundary, and there that is known as glycocalyx. So that is the outermost layer which forms, you see here in this diagram, this is the phospholipid component, this is a lipid molecule के साथ ये पूरा carbohydrate moiety attach हुआ है. या इस केस में there is a protein molecule और ये पूरा carbohydrate moiety protein के साथ attach हुआ है तो glycoprotein. यहाँ चूंकि ये directly lipid के साथ attach है तो glycolipid molecule. Okay. Now, यहाँ तक तो हो गई composition की बात. So you now know that the cell membrane is composed of different constituents. For example, lipids. For example, carbohydrates. For example, proteins. और सबके important functions क्या हैं वो हमने briefly discuss किया. अब जब functions of cell membrane आप discuss करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि how metabolically active your cell membrane is. It is of great importance in regulating a lot of activities such as the membrane maintenance of the shape of the cell. It maintains the shape, obviously. Maintenance of the shape of the cell is very important phenomena. अगर ये सेल मेम्ब्रेन इस तरह से बाउंड नहीं करती तो जाहिर है पूरा जो सेल का अंदर साइटोप्लाज्म है वो सब तितर बितर होता है इधर उधर. So इसके एक obviously important function है to maintain the shape. Then it controls the passage of all the substances into or out of. So it's a gate point. ये बिल्कुल टोल प्लाजा की तरह है. जैसे जब आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होते हैं तो रास्ते में there is a check point, टोल प्लाजा, तो वो आपको चेक करके and then you get enter. Or if anyone is going from one city to the other, same is the phenomena here. It checks you, it different substances, whatever is entering into the cell or going out of the cell. Then the cell membrane forms a sensory surface. This function is most developed in the nerve and the muscle, so it can also sense and particularly depolarization में इसकी पूरी activity involved है. Then the surface of the cell membrane bears receptors और इन receptors की वजह से हार्मोन काम करते हैं या बहुत सारी ड्रग्स काम करती हैं. इस पे मैंने ऊपर कमेंट किया है कि these are the receptors and the hormone, any hormone, for example if something as important as insulin is coming out, वो डायरेक्ट सेल पे नहीं जाएगा, उसने रिसेप्टर पे एक्ट करना है और फिर जो भी इंसुलिन का एक्शन है inside the cell जो metabolic changes आएंगे that will be because of this receptor. So receptor is very important for any compound which needs to exert any metabolic changes within the cell और ये receptor cell membrane में ही होते हैं ज़ाहिर है.
Cell membranes may also show a high degree of specialization in some cells. For example, membranes, retina में rods और cones आपको पता है highly specialized cells हैं. They are particularly sensitive to light. ऐसी और बहुत सारी examples हैं body में. So these are just a glimpse of highlights of the functions that your cell perform. अब इनकी थोड़ी details हमको discuss करनी है. Role of the cell membrane in the transport of material into and out of the cell. वैसे physiology में मैंने guidance से जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उस पर डिटेल चैप्टर्स अपलोड किए हुए, तो वो भी ज़रूर देखिएगा. इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड दैट सम मॉलिक्यूल्स कैन एंटर द सेल्स बाय पासिंग थ्रू द चैनल्स विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन चैनल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. लार्ज मॉलिक्यूल्स एंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस. ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए. इन दिस प्रोसेस द मॉलिक्यूल्स इन्वेजिनेट द पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन which first surround the molecule and then separate to form an endocytic vesicle. This vesicle can move through the cytosol to other parts of the cell. अब ये जो pinocytosis है इस डायग्राम में देखिए दिखाया है. Suppose these are some big molecules and this is the cell membrane. These molecules have to go inside the cell. Then what happens कि ये जो molecules हैं ये cells इस तरह से invaginate करके एक vacuole type structure बनाती है और ultimately detach हो जाता है. And here is a membrane bound endocytic vesicle जिसके अंदर अब ये इस तरह के mechanism को हम नाम देते हैं. This is what is known as endocytosis. अब अगर वो liquid type small molecules का है तो फिर word pinocytosis, या अगर बड़े लार्ज सॉलिड चीजें हैं तो फिर फैगोसाइटोसिस. बट एंडोसाइटोसिस इज द फिनोमिना जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर टेकन अप विद इन द सेल, ओके, बाय पिंचिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. तो अब ये जो मेम्ब्रेन है इस एंडोसाइटिक वेजिकल की, ये मेम्ब्रेन भी एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन ही से बनी है, ओके. पिनोसाइटोसिस का जो, तो एंडोसाइटोसिस का मतलब है अंदर ले लेना. इस सेल ने डिफरेंट पार्टिकल्स को अंदर लिया. अब उसमें पिनोसाइटोसिस है. इट अप्लाइज टू अ सिमिलर प्रोसेस व्हेन fluid things are taken into the cell, or phagocytosis when solid things such as bacteria are taken into the cell. Molecules produced within the cytoplasm may be enclosed in a membrane to form vesicles that approach to the cell membrane and then gets out. This is reverse of endocytosis and this is known as exocytosis या reverse pinocytosis. यानी say for example ये एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे कुछ एक चीज़ बनी है जिसके इर्द गिर्द एक वेसिकल है. तो अब इस कंपाउंड को बाहर निकालना है और ये जो कंपाउंड है ये मूव करेगा, यहाँ सेल पे आके ऐसे अटैच करेगा ये वेसिकल और इस जगह से ये मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगी और जो भी कंपाउंड बना था वो बाहर निकल आएगा. दिस हैपेंस फॉर एग्जांपल फॉर द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स एसिटाइलकोलिन. तो हम कहते हैं कि जो एसिटाइलकोलिन है वो वेसिकल्स में बनता है और वेसिकल्स जाके सेल मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं और एसिटाइलकोलिन बाहर निकल जाता है. दिस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस, यानी यहाँ आप कोई चीज बाहर निकाल रहे हो. दिस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस, दिस इज एक्सोसाइटोसिस. या अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स हम अंदर ले रहे हैं तो पिनोसाइटोसिस and this is reverse pinocytosis. So all these concepts are very important. So in a nutshell, the cell membrane controls the passage of substances in and out of the cell. Small molecules passes through the channels. Large molecules enter by endocytosis, which can be pinocytosis or phagocytosis, depending upon liquid particles अंदर engulf किए हैं या solid particles. And when the vesicles get out from the interior to the exterior, this is then known as reverse pinocytosis या exocytosis, okay. This is an example showing exocytosis. Okay, this is the vesicle produced within the cell. It goes towards the cell membrane and the cell membrane fuses and then the compound that was produced within the cell is now out of the cell. So this is out of the vesicle and now known as exocytosis phenomena, okay. अच्छा, अब दिस इज सम इम्पॉर्टेंट स्टफ, इसीलिए इसको डिस्कस करना मैं ज़रूरी समझता हूँ. एज एंडोसाइटिक वेसिकल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन एंड एज एक्सोसाइटिक वेसिकल फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन. सो ये जुमला सुने ज़रा इंपॉर्टेंट है. जब एंडोसाइटोसिस की बात हो रही थी तो ये एंडोसाइटोसिस का जो वेसिकल बना था, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन थी वो सेल मेम्ब्रेन ही से पिंच होके बनी है. सो इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन. और एक्सोसाइटोसिस के वक्त जो वेसिकल की मेम्ब्रेन है वो जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाती है, ठीक है ना. सो एज दोबारा सुनो इसको, एज एंडोसाइटिक वेसिकल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, उसी से बने हैं. एंड एज एक्सोसाइटिक वेसिकल्स फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन, देयर इज अ कांस्टेंट ट्रांसफर ऑफ सेल मेम्ब्रेन मटेरियल बिटवीन द सर्फेस ऑफ द सेल एंड वेसिकल्स इनसाइड. ये बात समझ में आती है. एरियाज ऑफ सेल मेम्ब्रेन व्हिच गिव ओरिजिन टू एंडोसाइटिक वेसिकल आर मार्क्ड
marked by the presence of fusogenic protein that aid the formation of endocytic vesicle. तो यहाँ पे these proteins are very important. Fusogenic proteins also help in exocytosis by facilitating the fusion of membrane surrounding vesicles with the cell membrane. When viewed by electron microscopy, areas of receptor mediated endocytosis are seen as depressed areas called coated pit. अब यहाँ एंडोसाइटोसिस होगी ना, तो ये जो इस तरह का पिट बनेगा, यहाँ मैंने डायग्राम में भी आपको दिखाया था, इट्स नॉट समथिंग न्यू, ऑलरेडी हम ये बात कर चुके हैं. सो इस तरह ये जो इन्वेजिनेशन बनती है, दिस इज नोन एज द पिट, और इस पिट का यहाँ पे जिक्र हो रहा है. This is known as coated pit. The membrane lining of the floor of the pit is thickened because of the presence of clathrin. तो यहाँ पे clathrin मौजूद है, ठीक है. This is clathrin coated pit. This protein forms the scaffolding around the developing vesicle, which facilitate the separation. So ये clathrin जो है, ये इसको खींचता है सेल मेम्ब्रेन को, ताकि ये इस तरह एक इन्वेजिनेट करे और फिर एक वेसिकल बन सके. The term transcytosis refers to a process where material is transferred right through the thickness of the cell. The process is seen mainly in the flat cells such as endothelial cell. वहाँ होता ये है कि exactly इस तरह से directly vesicles नहीं बनते, बल्कि through the thickness of the cell material transfer. So this you see, this is the molecule जो transfer हो रहा है, और ये ऐसे बस across the thickness of the membrane transfer हो गया, कोई vesicle नहीं बना, ठीक है. तो एक ये भी mechanism है. अगर इस तरह से transfer हो रहा है तो इसे हम कहते हैं transcytosis. The transport takes place through the invagination of the cell membrane called cavuli. A protein cavulin is then associated with the cavuli. Cavuli differ from the coated pits in that they are not transformed into vesicle. तो जब कभी transcytosis हो रहा है, तो जो प्रोटीन यहाँ involved है वो cavuli प्रोटीन involved है, और यहाँ vesicle नहीं बनता. That's an important thing. यानी इस वक्त जब हम यहाँ बात कर रहे थे ना, देखें ये इन्वेजिनेशन हुई थी, इन्वेजिनेशन के बाद बाकायदा एक वेसिकल बना था, लेकिन ट्रांससाइटोसिस में ऐसे होता है कि ये मॉलिक्यूल यहाँ आया, ठक करके डायरेक्ट क्रॉस कर गया पूरी की पूरी मेम्ब्रेन की थिकनेस को विदाउट फॉर्मिंग एनी वेसिकल. सो ये क्लैथरिन कोटेड पिट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किस तरह ये वेसिकल बनाते हैं, और कैव्यूलिन कोटेड पिट्स जो हैं दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांससाइटोसिस, और कोई वेसिकल नहीं बनता, ठीक है. अच्छा, अब भी सेल मेम्ब्रेन की बात खत्म नहीं हुई है. मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ इस चैप्टर के कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी हैव अ सेल. सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, दिस इज व्हाट वी कॉल द सेल मेम्ब्रेन. देन देयर इज अ न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस हम पढ़ेंगे, एंड देन देयर इज अ साइटोप्लाज्म जिसमें ऑर्गेनेल्स हैं. सो एट द मोमेंट वी आर डिस्कसिंग जस्ट द फर्स्ट थिंग, सेल मेम्ब्रेन. इसका हमने स्ट्रक्चर देख लिया, इसके हमने फंक्शंस देख लिए. नाउ व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट इज द व्हाट आर डिफरेंट contact designs between different cell membranes. अब देखो, एक सेल मेम्ब्रेन ये है, फॉर एग्जांपल एक सेल मेम्ब्रेन ये है, ये दोनों adjacent cells हैं. इन adjacent cells के जो आपस में contacts हैं, ये contacts different forms के होते हैं. जो डिफरेंट फॉर्म्स के कॉन्टैक्ट का मेरा मतलब ये है कि कहीं पर ये आपस में इस तरह से जुड़ेंगे कि इनके बीच में ऐसे गैप्स बनेंगे, कहीं आपस में इस तरह जुड़ेंगे कि इनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं होंगे, टाइटली बाउंड होंगे, सो उसको हम टाइड. इस तरह ये जो डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन्स के आपस में कॉन्टैक्ट के डिज़ाइंस हैं. अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द एडजॉइनिंग सेल इन टिश्यू. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोचो ना, अगर कहीं पे गैप जंक्शंस हैं इस तरह से एक सेल और दूसरे सेल के बीच में, तो इसका मतलब बेसिकली ये होगा कि इस सेल में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आयोनिक और मेटाबॉलिक चेंजेस, वो ट्रांसफर होके इस सेल में जा सकते हैं. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सच जंक्शंस. तो ये पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके बाद सेल्स हैं ना, हार्ट का सेल ऐसा है कि जो सारे के सारे सेल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंसाइचियम. उसकी वजह यही है क्योंकि उनमें गैप जंक्शंस होते हैं. In tissues in which cells are closely packed, the cell membrane of the adjoining cells are separated over most of their extent by narrow spaces. This contact is sufficient to bind the cells closely together. In some regions of the cell membrane, the adjoining cells come in more intimate contact. These areas are classified as follows. So basically cell junctions की अब हम बात कर रहे हैं. ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पूरे ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी समझने में ये बहुत काम आएगा कि हाउ डू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स बेसिकली इंटरेक्ट विद ईच अदर. जनरली ऐसे होता है कि सेल्स के बीच में एक माइनर गैप होता है, और यही गैप इन सेल्स को आपस में बाइंड करके रखता है. बट समटाइम्स दे आर मोर इंटीमेटली अटैच्ड टू ईच अदर, और वो इंटीमेशंस क्या हैं? सो क्लासिफिकेशन ऑफ सेल कॉन्टैक्ट्स या सेल जंक्शंस, इसको मोर रूटीनली कहा जाता है.
Unspecialized contacts, these are contacts that do not show any specialized features on electron microscopic examination. And at such sites, adjoining cell membranes are held together by some glycoprotein structures. And these glycoprotein molecules present in the cell membrane are known as the cell adhesion molecule. या इसको अब हम routinely word use करेंगे इसके लिए CAMs. CAMs मतलब cell adhesion molecules. These molecules occupy the entire thickness of the cell membrane at its cytosolic end, यानी cytoplasm की तरफ. Each CAM is in contact with a link protein. Intermediate protein या link protein. Fibrous elements of the cytoskeleton are attached to this intermediate protein. The other end of the CAM just in 20 nanometer intercellular space, and it comes in contact with a similar molecule from the opposite cell. अभी मैं आपको डायग्राम पे दिखाता हूँ तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. So look at the diagram here. Now, what we are talking about is this is a cell here. एंड दिस इज अ सेल हेयर. ठीक है, अब इन सेल्स के बीच में ये गैप है जो कि यूजुअली 20 नैनोमीटर का होता है, तो इसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर गैप, एक सेल और दूसरे सेल के बीच का गैप. अब ये इस सेल की, सो वी हैव टू सेल्स, सेल नंबर 1 एंड सेल नंबर 2. सेल नंबर 1 की सेल मेम्ब्रेन में, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल नंबर 2. तो सेल मेम्ब्रेन में दीज आर दी एडिशन मॉलिक्यूल्स, और ये जो एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम कैम्स का नाम दे रहे हैं, ये इस तरह से देखें सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करते हैं कि अंदर जाकर एक इंटरमीडिएट प्रोटीन जो कि साइटोस्केलेटन से अटैच्ड है, उस पर इन्होंने टेदर किया हुआ है, बांधा हुआ है अपने आप को, और दूसरे सेल में भी इसी तरह से बांधा हुआ है, और ये कैम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. सो काइंड ऑफ दे आर होल्डिंग द टू सेल्स टुगेदर. अब बात समझ में आ रही है? सो कैम्स and the intermediate proteins are of various types. Contact between the cells can be classified on the basis of the type of CAMs, cell adhesion molecules. ठीक है? The adhesion of some of the CAMs is dependent on the presence of calcium ion, while some others are not dependent on calcium ions. Intermediate proteins are also of different types, such as catenin, vinculin, alpha-actinin. So ये generalized CAMs की story है कि carbohydrate type moieties, cell adhesion molecules binding to the protein, the intermediate protein, and connecting the adjoining cells. इनमें कैम्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से हैं. सम ऑफ देम आर कैल्शियम डिपेंडेंट, यानी अगर कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो ये बाइंडिंग नहीं होगी, एंड सम ऑफ देम आर कैल्शियम इंडिपेंडेंट, यानी उनको फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, सो कैल्शियम डिपेंडेंट आर कैडहेरिन, सिलेक्टिन्स एंड इंटीग्रिन्स. अब ये सारे सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं, और कहाँ कहाँ इनकी लोकेशंस हैं. एपिथेलिया में, ज़्यादातर एपिथेलिया में कैडहेरिन्स हैं, वो लोकेशंस यहाँ डिटेल्ड हैं. और जो कैल्शियम इंडिपेंडेंट हैं दे आर यूजुअली नर्व सेल्स एंड ल्यूकोसाइट्स में मौजूद, एंड these are the different types: neural cell adhesion molecule NCAM and intercellular adhesion molecule ICAM on the leukocytes. अच्छा जी, अब बात को आगे बढ़ाते हैं. सो दीज आर जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर, यानी पूरी बॉडी में ज्यादातर आपके जो सेल्स हैं दे हैव दीज काइंड ऑफ जंक्शंस जिसमें सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, एनी वन ऑफ दीज आर यूज्ड. फिर वी हैव सम स्पेशलाइज्ड सेल जंक्शंस. सो जनरलाइज तो मतलब ये कि पूरी बॉडी में इसी तरह के होंगे हर जगह. स्पेशलाइज का मतलब ये है कि इनमें वी सी स्पेसिफिक फीचर्स व्हेन वी लुक एट दीज जंक्शंस एट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. द बेसिक मोड ऑफ इंटरसेलुलर कॉन्टैक्ट इन दैम इज सिमिलर टू दैट डिस्क्राइब्ड अबव, व्हिच इन्वॉल्व्स द सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, इंटरमीडिएट प्रोटीन्स एज वेल एज द साइटोस्केलेटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके होते हैं इसी तरह से, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पर था कि देयर इज अ सेल एडिशन मॉलिक्यूल, देयर इज एन इंटरमीडिएट प्रोटीन जिसके साथ ये टाइटली बाउंड है, एंड देन दे आर अटैच्ड टू द साइटोस्केलेटल कंपोनेंट. सो यू इमेजिन कितना रिजिड इनका कांटेक्ट होता है. ये तमाम कंपोनेंट स्पेशलाइज्ड जंक्शंस में भी हैं, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड जंक्शंस के फिर कुछ अलग फीचर्स भी हैं, वो फीचर्स देखते हैं. द फर्स्ट वन इज नोन एज anchoring junction or adhesive junction. It binds the cells together mechanically to their neighboring cell. They can be of the following types. Number 1, adhesive spots. They are also known as desmosomes. Adhesive spots are also known as desmosomes or macular adherens. Then number 2, adhesive belts, not the spots but the belts, they are also called zona adherens. And number 3, adhesive strips, and they are also called fascia adherens. देखें, अब बात ये है कि ये जो different तरह के नाम हम यूज कर रहे हैं, ये तीनों category, these are all under the heading of adhesive junction. So specialized junctions जो हैं इनको हम मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं. The first category is
एडहेसिव, एडहेसिव का मतलब ये है, लफ्ज एडहेसिव का मतलब क्या होता है, इट मीन्स चिपकाना, जोड़ना। तो ये वो सेल मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट्स हैं या सेल मेम्ब्रेन के ये वो जंक्शंस हैं जो दो सेल्स को आपस में टाइटली बाइंड करें। तो लुक एट दिस, इस डायग्राम के अंदर 3 सिनेरियोज हैं, सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 2 एंड सिनेरियो नंबर 3। सो लेट्स हैव अ लुक एट द सिनेरियो नंबर 3 फर्स्ट। यहाँ पे इस पॉइंट पर सेल का एक स्पॉट और इस सेल का एक स्पॉट आपस में टाइटली बाउंड है, एडहेर्ड है, एडहेसिव। ऐसे एडहेसिव स्पॉट को, दिस इज वन स्पॉट, इज नोन एज डेस्मोसोम। और अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो तो देन दैट इज नोन एज जोना एडहेरेंस या एडहेसिव बेल्ट। बेल्ट की तरह एक दूसरे के अंदर फिक्स हुए हैं, ठीक है। तो ये इनका काम है सेल्स को आपस में एडहेयर करना। Now modified anchoring junction attach cells to the extracellular material. Such junctions are seen as having desmosome focal spots. This is not very important stuff. Now these were the first category of specialized junctions, इनको हमने नाम दिया था adhesive junction या anchoring junction. Then the other category is called occluring junctions, यानी स्पेशल जंक्शंस की पहली कैटेगरी थी एडहेसिव, दूसरी कैटेगरी अब क्या है, ऑक्लूसिव। अब ये ऑक्लूसिव या ऑक्लूडिंग जंक्शंस क्या हैं, इसको हम और भी नाम देते हैं, ऑल्सो नोन एज जोन्युला ऑक्लूडेंस या टाइट जंक्शन। ये बहुत कॉमनली वर्ड यूज होता है। They not only hold the cells together, these junctions form the barrier to the movement of material. So they are so tightly bound. You look here, they are tightly bound और चीजें एक सेल से दूसरे सेल में easily move नहीं करती. And then the third category of the special junctions is known as the gap junction या communicating junction. जैसा कि नाम से जाहिर है, ये communicate easily होगा एक तरफ से दूसरी तरफ जो भी substance move करना है, gap junction. So लेने के बात ये है कि अगर हम सेल कॉन्टैक्ट्स की या सेल जंक्शंस की बात करें, सो नंबर 1 देयर आर जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट जिसमें हमने सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स की बात की, एंड देन देयर आर स्पेशलाइज्ड जंक्शंस। स्पेशलाइज्ड जंक्शन की 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 एडहेसिव कैटेगरी, ये बाइंड करेंगे सिर्फ। नंबर 2 ऑक्लूडिंग कैटेगरी, यहां से कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। एंड नंबर 3 परमिसिव या कम्युनिकेटिव कैटेगरी। कम्युनिकेटिव कैटेगरी को हम गैप जंक्शन भी कहते हैं और ऑक्लूडिव को हम टाइट जंक्शन भी कहते हैं। सो दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ओके। अब थोड़ी सी डिटेल्स हैं यहाँ जो हमने क्लासिफिकेशन की है इन 3 जंक्शंस की, आइए वो देखते हैं। फर्स्ट वन, जो पहली कैटेगरी थी वो क्या थी, एंकरिंग जंक्शन। स्पेशल जंक्शंस की हम बात कर रहे हैं। नाउ मैंने आपको बताया दे कैन बी एडहेसिव स्पॉट्स, दे कैन बी एडहेसिव स्ट्रिप्स और दे कैन बी एडहेसिव बेल्ट्स, ओके। और इनके अपने अलग अलग नाम भी हैं। जो एडहेसिव स्पॉट्स हैं उनको हम डेस्मोसोम भी कहते हैं, दिस इज मोर कॉमनली यूज, या मैक्यूला एडहेरेंस। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज मैक्यूला एडहेरेंस, व्हाट इज ये। तो ये गौर से वीडियो को देखें तो आपको सारी बात इजीली समझ में आ जाएगी, वरना कंफ्यूज ही रहोगे भाई। अब जो एडहेसिव स्पॉट्स हैं, दे आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जंक्शंस बिटवीन द एडजॉइनिंग सेल्स, एंड डेस्मोसोम्स आर, अब देखें यहाँ इन्होंने एडहेसिव स्पॉट कहा, यहाँ डेस्मोसोम कह रहे हैं, एक ही बात है। आर प्रेजेंट वेयर स्ट्रॉन्ग एनकरेज बिटवीन द सेल इज नीडेड, सच एज बिटवीन द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। सो आपकी स्किन के जो सेल्स हैं वहाँ पे यू नीड वेरी टाइट एनकरेज ऑफ सेल्स टू ईच अदर, इसलिए वहाँ पे ये डेस्मोसोम्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे डेस्मोसोम इसमें स्मॉल सर्कमसाइज्ड अटैचमेंट, इसमें और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि कुछ प्रोटीन्स के यहाँ नाम याद रखने हैं आपने, और वो नाम है डेस्मोग्लाइन्स 1 and 2, ओके। सो अगर आप डायग्राम को देखें, सो दिस इज द डायग्राम शोइंग यू अ डेस्मोसोम। फॉर एग्जांपल दिस इज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अपीयरेंस ऑफ डेस्मोसोम। बेसिक बात वही है कि एक सेल मेम्ब्रेन ये रही, दूसरी सेल मेम्ब्रेन ये रही। सो यहाँ पे दे आर अटैच टू ईच अदर सो टाइटली, और फिर अंदर ये सेल्स के साथ भी साइटोस्केलेटन के साथ अटैच्ड हैं। सो द पर्पज इज टू बाइंड एट दिस स्पॉट द 2 membranes very very close together, therefore it is called adhesive spot, ठीक है जी, right। Then the other one is called the adhesive belt, which is also called zonular adherens. In some situation, most typically near the apices of the epithelial cells, epithelial cell के apex पर, यानी इस जगह पर, okay. This is the junction which is present. This is similar to a desmosome in being marked by thickening of the 2 plasma membrane, और सारे structures बिल्कुल almost वैसे ही हैं. However, the junction differ from the desmosome in the following respects. Number 1, instead of bearing a small circumcised area, it's a long area. Because it's a long area, therefore it is called a belt. ठीक है ना, इसको हम बेल्ट नाम दे रहे हैं ना, एडिसिव बेल्ट। सो इट्स अ लॉन्ग एरिया। ये वाली डायग्राम अभी मैंने आपको दिखाने, ये डायग्राम, सो दिस इज द बेल्ट, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा। स्पॉट विल बी अ सिंगल स्पॉट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बेल्ट विल बी अ लॉन्ग एरिया, ओके।
एंड नंबर 2, क्या डिफरेंस है डेस्मोसोम से? द गैप बिटवीन द थिकनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द टू सेल्स इज नॉट ट्रेवर्स बाय द फिलामेंट. सो इनके बीच में से फिलामेंट्स नहीं गुजर रहे होते हैं. सो द फिलामेंट्स आर नॉट पासिंग थ्रू. इफ यू लुक एट दिस डायग्राम एंड इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, ये दोनों डायग्राम, ये स्पॉट की डायग्राम है यानी डेस्मोसोम की. इसमें आप देखें दोनों के बीच में भी फिलामेंट गुजर रहे हैं, यहाँ बीच में कोई फिलामेंट्स नहीं है. सो दिस इज अ टिपिकल डायग्राम फॉर जोनुला एडहेरेंस, ठीक है, या जिसको हम एडहेसिव बेल्ट भी कहते हैं. Then the third category was the adhesive strip, या fascicula या fascia adherents. These are similar to the adhesive belts. They differ from the later in that the area of attachment are in the form of short strips. They do not go all around the cell. So ये सिर्फ इनकी anatomical locations की वजह से इनके नाम है. Then hemidesmosomes and focal spots, ठीक है, ये दो कैटेगरीज भी आपको पता होनी चाहिए कि what do they mean. तो हमारा first category of specialized junctions between the membrane will be done, which is the adhesive category. Adhesive category के अंदर there are desmosomes, there are adhesive belts, adhesive strips, and now the hemidesmosome. These are similar to desmosome, but the thickening of the cell membrane is seen only on one side. इसीलिए इसका नाम hemidesmosome है, ठीक है. The cytoskeletal element attached to the intermediate protein are keratin filaments, as against the intermediate filaments in the desmosome. Keratin is present in hemidesmosome. That's सिर्फ ये आधा, यानी एक सेल इधर है, दूसरा सेल इधर है. डेस्मोसोम में दोनों तरफ सेल मेम्ब्रेन की थिकनिंग होती है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक तरफ थिकनिंग होगी. Therefore, this is hemidesmosome. So this is obviously less powerful and less tight than the desmosome. Then there is a focal spot. They are also known as focal adhesion plaques or focal contacts. They represent areas of local adhesion of a cell to extracellular matrix. Such junctions are of transient nature. यानी इनकी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है. Sometimes they form और फिर दोबारा disintegrate हो जाते हैं, वहाँ कोई और टाइप का जंक्शन बन सकता है. So they are not permanent. The cell adhesion molecules in the focal spots are integrins. That's an important information. तो ये थे जिनको हम नाम दे रहे थे adhesive type of cell junctions. अब कैटेगरी है which are called occluding junction. Occluding junction का मतलब ये है कि ये उसको tightly bound इस तरह करेगा दो सेल मेम्ब्रेन के पोर्शंस को कि उसमें से कोई भी ट्रांसफर ऑफ आयंस पॉसिबल नहीं होगा. इसीलिए इनको हम टाइट जंक्शन भी कहते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज टाइट जंक्शंस, ठीक है. So if we look at the diagram, for example, let me show you where is a tight junction. So zonula occludens. Here you look at this diagram. How tightly, this is a membrane, this is a membrane, they are tightly bound to each other. That's what happens. Gap junction में there will be a gap in the middle. तो ये डिफरेंस है, ठीक है जनाब, और यही आपको याद रखना है. जो जंक्शनल कॉम्प्लेक्स है, द जंक्शनल कॉम्प्लेक्स नियर द एपिसिस ऑफ द एपिथेलियल सेल. द थ्री टाइप ऑफ junctions described are zona occludens, zonula adherens and macula adherens are often seen arranged in that order. और ये आप अगर डायग्राम देखें, एक सेल सर यहाँ पे एक सेल होगा, दिस विल बी वन सेल, दिस विल बी द अदर सेल, और इनकी कौन कौन से डिफरेंट जोन्स हैं देखें. जोनुला एडहेरेंस, macula adherens, which is also the desmosome, and this is the zono-occludent, which is the tight junction, and this is the normal gap between the cell, which is roughly about 20. Usually इसी तरह से ये junction होता है, but ये कोई fixed order नहीं है कि पहले ये होगा फिर वो होगा, मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं. Gap junction are also called communicating junction. यहाँ पे दो सेल मेम्ब्रेन के बीच में गैप होगा to help the transfer of different materials through them. Okay. A gap junction as seen under the electron microscope, actually इनमें ना कनेक्शन प्रोटीन्स होते हैं जो बाकायदा एक रास्ता बना के देते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, ताकि सब्सटेंसेस, यानी इस डायग्राम को अगर आप देखो तो ये एक तरफ की सेल मेम्ब्रेन है, ये दूसरी तरफ की सेल मेम्ब्रेन है, बीच में कनेक्शन प्रोटीन है. सो इट्स जस्ट लाइक अ टनल की तरह चीज़ें इसमें से गुजर जाती हैं, ठीक है ना. तो ये प्रोटीन कनेक्शन, ये बात आपको याद रखनी है. दैट्स एन इंपॉर्टेंट बिट, दैट्स द ओनली इंपॉर्टेंट बिट बेसिकली विच यू हैव टू रिमेंबर देयर. ठीक हो गया. तो लेदे की स्टोरी क्या हुई? लेदे की स्टोरी सारी ये हुई कि आपको डिफरेंट जंक्शंस के नाम पता होने चाहिए. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो अगर हम सेल मेम्ब्रेन की जंक्शंस की बात करें, सो द जंक्शंस आर आइदर डिवाइडेड इनटू जनरल कॉन्सेप्ट. जनरल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि भाई एक सेल मेम्ब्रेन है, दूसरी सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में देयर विल बी कैम्स, एंड देन कैम्स विल बी ऑन द साइटोसोलिक साइड एसोसिएटेड विद एन इंटरमीडिएट प्रोटीन एंड द साइटोस्केलेटल कॉम्पोनेंट. ये जनरल ऑर्गेनाइजेशन है. फिर देयर आर सम स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल जंक्शन.
जंक्शंस, और जो स्पेशलाइज्ड जंक्शंस हैं उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हमने डिस्कस की हैं, और इनमें देयर इज़ एन एडहेसिव कैटेगरी जिसके फिर फर्दर कंपोनेंट्स हैं, डेस्मोसोम हो सकता है, हेमीडेस्मोसोम हो सकता है। एडहेसिव कैटेगरी के बाद देयर इज़ एन ऑक्लूडिंग कैटेगरी मतलब टाइट जंक्शन, एंड देन देयर इज़ अ कम्युनिकेटिंग कैटेगरी का मतलब है गैप जंक्शन। तो ये तमाम डिफरेंट टाइप ऑफ जंक्शंस, इनके नाम दे आर सुपर इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होने चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। अब मुझे बात करनी है साइटोप्लाज्म की, और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी ये छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं। आप यहाँ सारे नाम देख रहे हैं, दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, माइक्रोफिलामेंट। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो सारी दुनिया भरी हुई है, all this we have to discuss under the heading of cell organelles. So the next part that we have to discuss is the cell organelles. जो cell organelles हैं, consider them as small factories in your cell, जिनका अपना अपना हर किसी का अपना अलग काम है. So they are present in all typical cells, and इन सबको collectively नाम देते हैं organelles. और इनकी specific examples हैं endoplasmic reticulum, ribosome, mitochondria, and so many other Golgi bodies. So we'll talk about them. The cell organelles can be membrane bound or without a membrane. The cytosol contains a cytoskeleton made up of microtubule, microfilament. इनके बारे में भी हम बात करेंगे. So जो cytoplasm है basically उसमें skeletal component है, छोटे छोटे प्रोटीन फाइबर्स हैं जो पूरे cytoplasm को एक meshwork की तरह बनाते हैं ताकि वो एक consistent jelly like material बना रहे. और ये जो प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली ऑल्सो रेल की पटरी कैसे होती है जिस पर रेल चलती है, इस तरह दे आर ऑल्सो ट्रैक फॉर मूवमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस विद इन द साइटोप्लाज्म. तो ऑल दीज विल डिस्कस. लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद द फर्स्ट ऑर्गेनेल व्हिच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अच्छा, एक टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है, दैट्स ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टेबल टू नो कि कौन से ऑर्गेनेल जो हैं वो उनके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन है और कौन सो में मेम्ब्रेन नहीं है. सो जो मेम्ब्रेन बाउंड हैं दे आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई, माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स इंक्लूडिंग ऑल ऑफ देम. इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे. एंड द वंस व्हिच आर नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन दे इंक्लूड साइटोस्केलेटन बाय एंड लार्ज एंड आल्सो राइबोसोम. राइबोसोम के आसपास मेम्ब्रेन नहीं होती. Okay, so the first one endoplasmic reticulum, या short में इसको हम नाम देते हैं ER. ये ER emergency room नहीं है, so this is endoplasmic reticulum. It is a network of interconnecting membranes enclosing a channel or cisternae that are continuous from outer nuclear envelope to the outer plasma membrane. Now that's an important thing to understand because देखें, if you look at the endoplasmic reticulum that continues with the न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होते हैं और इस तरह ये चलते रहते हैं टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द सेल, और इसके बीच में जो कैविटी बनती है दैट इज नोन एज सिस्टर्ना. Because of the presence of endoplasmic reticulum, the cytoplasm is divided into two components, one with the channels and one outside the channels, obviously. The cytoplasm within the channel is known as vacuoloplasm, and the one which is outside the channel is actually called the cytosol and hyloplasm. So ये बड़ी technical सी discussion है कि cytoplasm को वो part जो इन cisternae और vacuoles के अंदर है, this is known as something else, and the one which is outside is known as hyloplasm. So vacuoloplasm and hyloplasm. Too much technical detail है, ये अक्सर याद भी नहीं रहती. मतलब usually हम word cytosol सारे cytoplasm के लिए use कर रहे होते हैं बड़ा easily. The proteins, glycoproteins and lipoproteins are synthesized in ER. So it's a very important site. एक बहुत important machinery है, फैक्ट्री है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, लाइपोप्रोटीन. पूरी बॉडी में देखे ना, सारा गेम यही है कि यू मेक बायोमोलिक्यूल्स, और वो बायोमोलिक्यूल्स इन ऑर्गेनेल्स में बनते हैं जिनका भी हम जिक्र कर रहे हैं. तो सोचिए ये कितने इंपॉर्टेंट है. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेकिंग दीज बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है. According to the electron microscopy appearance, the endoplasmic reticulum is generally either classified as rough endoplasmic reticulum, जिसको हम RER कहते हैं, rough endoplasmic या granular, and the other category is called smooth. It depends upon कि इन पर अगर surface of the endoplasmic reticulum पर there are ribosomes sitting, then they appear rough, and then they are called rough endoplasmic reticulum. If there are no ribosomes, they are called smooth endoplasmic reticulum. और इनके अपने अलग-अलग function है. जो rough endoplasmic reticulum है, they are important for synthesis of proteins, while the smooth endoplasmic reticulum, they are important for synthesis of lipids by and large. Okay, so they process and synthesize lipids. Now, products synthesized by the endoplasmic reticulum are stored in the channels within the reticulum. Ribosomes and enzymes are present on the outer surface. So, basically, यहाँ पे जो भी चीज बनती है, lipid, protein, all these are stored here and then they are processed forwards.
The next organelle is ribosome. Ribosome is non-membrane bound. इसके इर्द गिर्द membrane नहीं होती, and they are usually present either in relation to the endoplasmic reticulum or also free in the cytoplasm. They may lie free in the cytoplasm. They may be present singly, in which case they are called monosome. अकेला एक ribosome पड़ा हुआ है. They may be in the form of a group of a lot of ribosomes together. Then this is called a polysome. Each ribosome is consisting of protein and RNA, ribonucleic acid ना, तो इसकी composition है, it contains RNA as well as protein, और ये इसका diameter है 15 nanometer. The ribosome is made up of two subunits. There is a smaller subunit which is called 40 sedimentation rate. This is based on their centrifugation property. So 40s subunit and 60s subunits. Ribosome play an essential role in protein synthesis. हमने physiology में किया है कि सारा जो transcription के बाद translation का phenomena है, यानी protein synthesis, वो सारा ribosome के अंदर ही control होता है. Another very important organelle which is also called the powerhouse of your cell. Now powerhouse इसलिए क्योंकि mitochondria का काम है generation of ATP. ATP बनता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, रेस्पिरेशन का फिनोमिना, तो ये पावर हाउस कहलाता है. आप जैसे घर में जनरेटर होते हैं अगर, तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, देयरफॉर दे आर द पावर हाउसेस. बिल्कुल इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ योर cell. Mitochondria can be seen with light microscope in especially stained preparation. They are so called because they appear either as granules or rods. Mitos का मतलब होता है granule, chondrium का मतलब होता है rod. तो या granule या rod की तरह ये चूंकि माइक्रोस्कोपी में नजर आते हैं, therefore they are named so. The number of mitochondria varies from cell to cell. बाज cells जो metabolically बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनमें number of mitochondria is obviously more, और erythrocyte में तो बिल्कुल ही नहीं होता भाई. erythrocyte does not contain any membrane bound organelle, तो mitochondria भी नहीं होता उसमें, इसीलिए तो वो 120 दिन बाद उनकी बेचारों की डेथ हो जाती है. Mitochondria vary in size, most of them being 0.5 to 2 micrometer in length, and they are large in cells with high oxidative. जहाँ इनकी oxidative demands body की ज़्यादा हैं, वहाँ इनका number भी ज़्यादा होता है और इनका size भी बड़ा होता है. Okay? A schematic representation of some details of the structure of mitochondria as shown by the electron microscopy is shown here. The mitochondria is bounded by an outer membrane, which is this one, outer membrane, and then there is an inner membrane. और between this is the inner membrane which has folds, और ये inner membrane के आपको folds नजर आए, इन folds को हम कहते हैं क्रिस्टी. Now between the outer membrane and the inner membrane there is intermembrane space. The inner membrane is highly folded and these folds are called cristia. विलाई की तरह, intestine में जैसे विलाई होते हैं ना, इस तरह ये क्रिस्टी है. इनका purpose भी है to increase the surface area. The space bound by the inner membrane is filled by a granular liquid-like material called the matrix. This matrix is the fluid within the mitochondria. The matrix contains numerous enzymes which are required for ATP production. Mitochondria also contains some RNA and its own DNA. ये सुने जरा, देखें DNA आपकी बॉडी में सेल के अंदर क्रोमोसोम पर होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक वाहिद ऐसा ऑर्गेनील है जिसके पास अपना DNA है. और बेसिकली इसकी अगर मैं पूरी आपको थ्योरी समझाऊं ना, तो इवोल्यूशनरीली ये समझा जाता है कि दैट्स एक्चुअली अ बैक्टीरिया व्हिच एंटर्ड अ सेल और उसके साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहना शुरू किया, एंड दैट्स हाउ द माइटोकॉन्ड्रिया वाज डेवलप्ड. An interesting fact discovered recently is that all mitochondria derive from those fertilized ovum and are entirely maternal in origin. माँ से आते हैं, ठीक है. Mitochondria are of great functional importance because they produce ATP and therefore they are called the powerhouses of your body. Okay. Now the enzymes of the tricarboxylic acid cycle are located in the matrix, while enzymes associated with the respiratory chain and the ATP production are present on the inner mitochondrial membrane. So ये location आपको पता होनी चाहिए, important है exams के लिए. Enzymes of lipid synthesis and fatty acid metabolism are also located on the outer mitochondrial membrane. It's pretty active, very important organelle which produces ATP for you, which is the currency of your body. जैसे आप रियल लाइफ में जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री की करेंसी यूज करते हैं ना, यूएस में रह रहे हैं तो आप डॉलर्स में खरीदो फरोख्त करेंगे, आप यूएई में रह रहे हैं तो दरहम्स यूज करेंगे, ऑल दीज थिंग्स ना. तो बिल्कुल इसी तरह आपकी बॉडी में जो खरीदो फरोख्त है, जितने भी मूवमेंट है, जो भी मेटाबॉलिज्म है, दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज सुपर इंपॉर्टेंट. Mitochondrial DNA can be abnormal, so mutations in mitochondrial, because इसका अपना DNA है, so उसमें mutations have been reported. Pathology में पढ़ेंगे ये इस वक्त, that's not the topic. Now the Golgi complex, another organelle which is membrane bound, also known as Golgi apparatus or simply Golgi.
It was known to microscopists long before the advent of, because ये बहुत बड़ा होता है तो लाइट माइक्रोस्कोपी पे ही नजर आ जाता है ये, तो it was very well known, for a very very long time basically. So when examined under the electron microscope, the complex is seen to be made up of network of flattened, smooth, membranes similar to those of the ear. The membranes form the wall of a number of flattened sacs that are stacked over each other. So you see these stacks. एक stack है, उसके ऊपर दूसरा stack है. इस सब को मिलाकर we call it the Golgi apparatus. So these are the stacks. और इनमें से इस तरह से vesicles emerge होते हैं which contain some important substances. The lumen is not in communication with nucleus or with any other thing as in case of the endoplasmic reticulum. Material from the ear reaches the Golgi complex through the vesicle. So endoplasmic reticulum, look here, this is the nucleus. This outer nuclear membrane is then continuous as this is the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum में जो प्रोटीन बनती है वो वेसिकल की फॉर्म में यहाँ से निकलती है और किसकी तरफ जाती है? गोल्जाई बॉडी की तरफ, और गोल्जाई में फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर वो वेसिकल्स दोबारा रिलीज होते हैं एंड द प्रोटीन्स गो आउट ऑफ द बॉडी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड. देखो, आपकी सारी bodily functions are dependent on production of the biomolecules. One of the very important biomolecule is the protein, because you see a lot of neurotransmitters, that is protein. You produce a lot of hormones, a lot of enzymes. ये सब चीजें क्या है? They are all made up of protein. प्रोटीन कहाँ बनता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो वेसिकल की फॉर्म में कहाँ जाता है? गोल्जी बॉडी में. गोल्जी बॉडी फिर वेसिकल बना के उसको एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर निकालता है. सो इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट इज गोल्जी बॉडी. Now, from a functional point of view, the Golgi complex is divisible into three regions. The region nearest the nucleus is the cis phase, yes, cis Golgi. You see near the nucleus. So this is the nucleus, and this part is towards the nucleus, facing the endoplasmic reticulum. So this is known as the cis Golgi. The opposite, which is nearest the cell membrane, is known as the trans Golgi. So जो cell membrane है, ये cell membrane की तरफ जो part है, this is known as trans Golgi. So cis Golgi and trans Golgi. और जो intermediate part है, that is called medial Golgi. तो ये तीन Golgi के different phases हैं. Material synthesized in rough endoplasmic reticulum travels through the endoplasmic reticulum into the smooth endoplasmic reticulum and via the vesicles it goes. ये सारी बात हम कर चुके हैं. और फिर Golgi उसको प्रोसेस करके वेसिकल्स को बाहर निकाल देता है. अच्छा, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स. अब हम वेसिकल्स की बात कर रहे हैं. सो अब तक मैं ऑर्गेनील्स की ये टेबल दोबारा देखें. We talked about ER, we talked about Golgi and mitochondria. Now these vesicles, different vacuole type structure. ऐसे वेसिकल किसको बोलते हैं? वेसिकल किसी भी ऐसे बैग को बोलते हैं जिसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन हो और अंदर एक कैविटी हो जिसमें कुछ भरा हुआ हो. अब ये या तो फैगोसोम होते हैं या लाइसोसोम होते हैं, पेरोक्सिसोम, एक्सोरिक वेसिकल. सो वेसिकल मतलब छोटे छोटे गोले, छोटे छोटे गुब्बारे जो आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर हैं. ओके, एंड दे आर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज. फॉर एग्जांपल फैगोसोम, सॉलिड फॉरेन मटेरियल्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया जो फैगोसाइटोसिस से अंदर आए हैं वो जिस गुब्बारे में मौजूद होते हैं, दैट इज कॉल्ड फैगोसोम. ये फैगोसोम अल्टीमेटली लाइसोसोम के साथ अटैच होता है ताकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो डाइजेस्ट हो सके. पिनोसाइटिक वेसिकल कैसे बनेंगे? पिनोसाइटोसिस जब होगी सेल के अंदर, जब लिक्विड आएगा वो एक मेम्ब्रेन में गुब्बारे में बंद हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड पिनोसाइटिक वेसिकल. इजी स्टफ है. एक्सोसाइटिक वेसिकल का मतलब ये है, सपोज ये देखो गोल्जी बॉडी ने जो चीज बनाई है ये बाहर निकल रही है ना, सो ये वाला जो वेसिकल है ये कहलाएगा एक्सोसाइटिक वेसिकल. एक्सोसाइटिक वेसिकल मतलब एनीथिंग व्हिच टेक्स समथिंग फ्रॉम द सेल आउटसाइड सरफेस पे. ठीक है. Then there are secretory granules. They can be seen with a light microscope but more clear with the electron microscope. They have something to secrete. For example, acetylcholine. है ना? Other storage vesicles can be there which store lipid, carbohydrates, something. So your cells is basically they are filled with a lot of different types of thalian, bags, गुब्बारे जिनके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ है. उन सब गुब्बारों को हम क्या नाम देते हैं? Vesicles. Then lysosomes are also important vesicles and they contain a lot of different enzymes, more than 40 different, बल्कि इससे भी ज़्यादा different types of enzyme. और lysosome का ये है कि ये जो enzymes है ना, they are very very powerful. क्योंकि अगर इस lysosome से help मांगी किसी phagosome ने, तो lysosome अपने enzyme इसमें release करेगा और वो जो बैक्टीरिया है वो पूरे का पूरा digest हो जाएगा. So lysosomes belong to what has been described as the acid vesicle system. Acidic है, pH 5, high concentration of hydrogen. This acid hydrolyzes, a lot of different things. The enzymes in these vesicles are inactive because the lack of an acid medium called the primary lysosome or Golgi. ये क्या बात हो रही है? देखें, acid hydrolyzes enzymes synthesized in the ER.
reach the Golgi complex where they are packed into vesicles. These enzymes in these vesicles are inactive because they lack the acid medium. ये जो acidic medium है ना जो lysosome में है, this is basically required for the activity of a lot of different enzymes. Initially जब enzymes बनते हैं तो वो inactive होते हैं basically. जो enzyme क्या है? Enzyme basically protein है. तो ये कहाँ बनेगा? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगा. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ जाएगा? गोल्जी बॉडी में जाएगा. गोल्जी बॉडी से बॉडी के बाहर. ठीक है ना? These vesicles fuse with other vesicles derived from membrane such as endosome. अगर एंडोसोम के साथ लाइसोसोम मिल रहा है तो एंडोलाइसोसोम, फेगोसोम के साथ मिल रहा है तो फेगोलाइसोसोम. तो लाइसोसोम का काम ही है किसी के साथ मिलना और अपनी खिदमत देना. खिदमत देना मतलब अपने केमिकल्स रिलीज करना. They contain a lot of different types of chemicals, and there are different types. They are either called primary lysosome, secondary lysosome या tertiary lysosome. Primary lysosome का basically मतलब ये है जब ये initially बनते हैं from the Golgi bodies and the enzymes are mostly inactive. But once they combine with some other stuff such as the pinocytic vesicles, the primary lysosomes fuse with the endosomes और enzymes active हो जाते हैं. और tertiary lysosome का basically ये जब ये phagosome के साथ मिलते हैं और if required, they degrade the products of phagocytosis. तो और इनको अगर ये किसी वजह से रप्चर हो जाए, फट जाए, तो they are also known as suicidal bag. क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, they contain a lot of different enzymes and they have an acidic pH. इनका pH बहुत acidic है, low pH. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि अगर सेल के अंदर ये थैली फट गई तो ये सारे एंजाइम एसिड पूरे सेल को खत्म कर देंगे. Therefore, they are also called suicidal bags of your body. Okay. Now, genetic defects, ये Tay-Sachs disease, lysosomal storage disease, we will discuss in patho when we talk about it, okay? Then peroxisomes are also, by and large, similar to lysosomes in that they are membrane-bound vesicles also containing enzymes. The enzymes in most of them react with other substances to form hydrogen peroxide, which is used to detoxify various substances, oxidizing them. The enzymes are involved in oxidation of long-chain fatty acids. Hydrogen peroxide resulting from the reaction is bactericidal. Some peroxisome contain enzymes catalase, which is also important in production of self-defense of the cell. Peroxisomes are most prominent in cells of the liver, which is obviously loaded with a high bacterial load. क्योंकि liver के अंदर portal circulation जा रही है ना, सारा खाने के अंदर जो bacteria liver में जा रहे हैं, so they need a lot of peroxisome. So these are also important vesicles in your body, which are associated with the defense mechanisms. Okay, right. Now, adrenoleukodystrophy, also called Brown-Schilder's disease, is characterized by progressive degeneration of the liver, kidney, and brain, and it's an autosomal recessive disorder, which is because of insufficient oxidation of long-chain fatty acid by peroxisome. So, peroxisome is not performing their function, leading to this disease. Then there is Zellweger syndrome, which is characterized by formation of empty peroxisome or peroxisomal ghost inside the cell. यानी peroxisome का vesicle है, अंदर enzyme कोई नहीं है, तो ज़ाहिर मसला है ना. Then there is a disease called primary hyperoxaluria. It is also because of defective peroxisomal metabolism of glycoxylates derived from glycol. So peroxisome, if not working properly, some of the diseases have been identified. Okay. Then we have to talk about cytoskeletal component. देखें, the word cytoskeletal basically mean skeleton of the cell. आपका जो सेल है, it is not merely liquid without any support. यहाँ पे फाइबर्स हैं, प्रोटीन फाइबर्स. ये इस पूरे सेल के आर्किटेक्चर को भी मेंटेन रखते हैं और जो अंदर ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट है उसको एक ट्रैक भी देते हैं, बिल्कुल रेल की पटरी की तरह जिस पर रेल चलती है. तो these are called cytoskeletal components. They are largely made up of proteins. The cytoplasm is permeated by a number of fibrillar elements. Fibrillar मतलब proteinaceous elements, collectively known as cytoskeleton. And these cytoskeleton, they facilitate the transport of organelle, they facilitate the structure maintenance, and they are of the following categories: microfilament, microtubule, and intermediate filament. Let's talk about them one by one. Microfilaments. These are about 5 nanometer in diameter. They are made up of actin protein. Individual molecules of actin are globular, G-actin. They join, yani polymerize with each other to form long chains, which are then called either microfilament or actin filament or F-actin filament. So simple concept hai ye. There is a monomer and then many of them join together to make the final actin protein. Actin filaments form the meshwork just
sub-adjacent to the cell membrane. This meshwork is called the cell cortex. यानी cell के if this is the cell, बिल्कुल cell membrane के नीचे ये meshwork of actin protein है. तो जैसे glands में होता है ना, outer area को हम cortex कहते हैं. This is also the cell cortex. तो cortex of the cell is made up of basically actin microfilaments. ठीक है? The cell cortex help maintain the shape of the cell, and that's what the job is. Microvilli contains bundle of actin filaments. That is how they are maintained. They contain very small projections like these called microvilli. So basically, cell के membrane के बिल्कुल नीचे meshwork of protein actin filaments is known as microfilament. फिर है microtubule. Microtubules are about 25 nanometer in diameter. The basic constituent of microtubule is protein tubulin. आप देखें, माइक्रोफिलामेंट का बेसिक प्रोटीन कौन सा था? एक्टिन. माइक्रोट्यूब्यूल का बेसिक प्रोटीन कौन सा है? ट्यूब्यूलिन. अलग अलग हो गई बात है ना. माइक्रोट्यूब्यूल आर फॉर्म्ड इन सेंट्रियोल. सेंट्रियोल भी एक ऑर्गेनील है which constitute a microtubule organizing center, centriole. The role played by microtubule are as follows. They are part of the cytoskeleton, so provide the stability to the cell. They facilitate the transport within the cell. Some proteins such as dynein, kinesin present in the membranes of the vesicles and in organelles attached to these microtubule and facilitate the movement. So organelle जो है ना वो सेल के अंदर मूव करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को मूवमेंट तो वो इन प्रोटीन्स के जरिए मूव करते हैं, these are the microtubules. Okay. In dividing cell, microtubule also form the mitotic spindle. तो हम जब cell division पढ़ते हैं, so we talk about these microtubules जिस पर chromatids attach होके movement होती है of the chromosomal material. Cilia are also made up of microtubule. तो cilia के अंदर भी ये microtubule होते हैं, flagellum के अंदर होते हैं. So and they are arranged like this, So single profilament और ये फिर 13 profilaments के attachment forming the microtubule complex. Then there are intermediate filaments. Now the intermediate filaments, अब आपको देखें प्रोटीन्स याद रखने हैं. हमने बात की सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट्स की, उसमें एक्टिन है. देन वी टॉक्ड अबाउट माइक्रोट्यूब्यूल. इसमें कौन सी प्रोटीन मैंने आपको बताई? माइक्रोट्यूब्यूल की प्रोटीन का नाम क्या था? ट्यूब्यूलिन. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरमीडिएट फिलामेंट. इंटरमीडिएट जो फिलामेंट है उनकी देयर आर डिफरेंट प्रोटीन्स इंक्लूडिंग साइटोकैरोटिन, न्यूरोफिलामेंट, डेस्मिन, ग्लायल, डिपेंडिंग अपॉन कौन से हम सेल की बात कर रहे हैं. The roles played by intermediate filament are as follows. Intermediate filament links the cells together. ये मैंने भी स्टार्ट में इस वीडियो के आपको जंक्शंस पढ़ाए थे, वहाँ intermediate filament की इंपॉर्टेंस है. In the epithelium of the skin, the filaments undergo modification to form keratin, which is a protective layer for the skin. Neurofilaments of the neuron are intermediate filaments also, and they help to maintain the cylindrical shape of the axon. Axon इस तरह जो tubular cylindrical है, that is because of these intermediate filaments. The nuclear lamina consists of intermediate filaments. So all basically support structures, right? अच्छा जी. Now Cartagena syndrome is characterized by the defect of organization of microtubule that can immobilize the cilia. Cilia बिल्कुल काम नहीं करता, तो आपके ट्रैकिया में बेसिकली जो cilia है वो dust particles को मूव नहीं करेगा, for example, और there will be immotile sperms, for example, because उनका flagella काम नहीं करेगा. So Cartagena syndrome is the defect of microtubules. Alzheimer disease, यार ये हम पैथो में करेंगे. It's a very very detailed long topic. Okay, now that's an important chart जिसमें अभी जो मैंने आपको different types of cytoskeletal components बताए, उनके differences easily आपको नजर आ रहे हैं in one go. So we talked about microfilament, intermediate filament and microtubule, है ना. तो इन सब के sizes, basic protein कौन सा है? जैसा microfilament के अंदर actin is the main protein, माइक्रोट्यूब्यूल में ट्यूबुलिन, और यहाँ पर डिफरेंट प्रोटीन्स हैं. सो ऑल दिस इज अ गुड टेबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटल कंपोनेंट. ये हमने पढ़ लिया, टेबल देख लीजिएगा आप. नाउ सेंट्रियोल, ऑल द सेल्स केपेबल ऑफ डिवीजन, यानी हर वो सेल जिसमें डिवीजन हो रहा है बेसिकली, कंटेन्स दीज सेंट्रियोल, स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर्स. With a light microscope, the two centrioles are seen as small dots embedded in the region of the dense cytoplasm called the centrosome. With the electron microscopy, the centrioles are seen to be short cylinders that lie at right angles to each other. When examined further by electron microscopy, it contains series of microtubules arranged in a circle. So basically इस तरह नजर आते हैं. So you see there is arrangement. These are the microtubular arrangement. ठीक है, that is the typical. So that's a typical centriole diagram. Centrioles play an important role in the formation of various structures which require microtubules such as cilia, such as flagella, which is also in the sperm.
It is of interest to note that cilia, flagella, tails of the sperm all have 9+2 configuration of the microtubule that are seen in a centriole. 9+2 basically इसका मतलब होता है कि 9 arranged, 9, these, if you count them, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 towards the periphery and 2 microtubules in the center. So 9+2 arrangement इसको बोलते हैं. ठीक है जी. Okay, so what else? Now I think I need to jump onto the structure of the nucleus. So we talked about the structure of cell membrane in great detail. We talked about the cytoplasm and different organelles. And now our task is to understand the basic concepts associated with the nucleus. The nucleus हमारे cells का बिल्कुल central part है. So if this is the cell, तो center में this is the nucleus. And it constitutes the central, more dense part of the cell. It is usually round in shape or maybe ellipsoid, depending upon किस cell की हम बात कर रहे हैं. Occasionally it may be elongated, indented, lobed, जैसे कि न्यूट्रोफिल के केस में होता है. It is the largest cell organelle, measuring about 4 to 10 micrometers. It is also considered as an organelle, and it is absent in mature red blood cell. This is an important point. बाकी तकरीबन सारे आपके बॉडी के सेल्स में न्यूक्लियस होता है. अब इस न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? So there is obviously an outer nuclear membrane, that's the nuclear membrane. Then inside the liquid is called nucleoplasm. उसमें दो ऐसे rounded या sometimes single nucleolus मौजूद है, and the chromatin, which is the chromosome. So chromatin क्या है? It is basically thread-like structure जो कि आपके सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो हैं. So in usual classroom slides stained with hematoxylin and eosin, the nucleus stains dark purple or bluish, while the cytoplasm stains pink. In some cells, the nuclei are relatively large and light staining. Such nuclei appear to be made of delicate. This is unimportant. Chromatin is the important word to remember. कि जो भी सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से थ्रेड लाइक मटेरियल नजर आता है, that is all known as chromatin. अब इस क्रोमेटिन का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो टाइटली पैक्ड होता है और वो ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता. उसे हम नाम देते हैं हेट्रोक्रोमेटिन. और फिर देयर इज पार्ट विच इज ओपन, loosely bound, not tightly bound, that is also involved in formation of RNA from DNA, यानी ट्रांसक्रिप्शन में एक्टिव होता है. that is called euchromatin. So euchromatin is transcriptionally active and heterochromatin is transcriptionally inactive. ठीक है, तो ये आपको नाम पता होने चाहिए. Now nuclei which are large, in which relatively large areas of euchromatin can be seen, they are called open phase. क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जो euchromatin है वो ओपन होगा, लूजली बाउंड होगा, टाइट नहीं होगा, ओपन होगा, आरएनए बनेगा, इसीलिए ऐसे न्यूक्लियस को हम कहते हैं ओपन फेस न्यूक्लियस. और जिनमें हेट्रोक्रोमेटिन ज्यादा है यानी ट्रांसक्रिप्शन कम होगी या आप कहें कि आरएनए नहीं बनेगा, उन्हें हम कहते हैं क्लोज न्यूक्लियाई या closed phase nuclei. Nature and significance of chromatin. In recent years, there has been considerable advances in our knowledge for understanding the structure of chromatin. It is made up of substances called DNA and the protein, which are known as histone proteins. ठीक है, तो अगर आप डायग्राम पता नहीं यदि या so that's the DNA molecule for example, and these are all the proteins जिनको हम histones कहते हैं. तो basically ये histone पर DNA molecule पूरा ऐसे link होता है. So ये arrangement है. Each eukaryotic cell contains genetic information encoded in the DNA structure, which is a double helical molecule. Filaments of the DNA forms coils around the histone protein, and the structure formed by the histone complex in the DNA fiber coiled around histone obviously is known as a nucleosome. Nucleosomes are attached to one another by different the lengths of DNA fragments. So if you look at here, this is the composition of a nucleosome. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि DNA filament है और कोर में उसके क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स. फिर ये जब आगे चलेगा फिर हिस्टोन प्रोटीन्स आएंगी, फिर आगे चलेगा फिर हिस्टोन प्रोटीन्स आएंगी. सो हिस्टोन प्रोटीन्स के बीच में ये जो DNA है, दिस इज कॉल्ड लिंकर DNA. और हिस्टोन प्रोटीन्स भी डिफरेंट कैटेगरीज की होती हैं, अभी उनके बारे में आपको बताता हूँ. Filaments of chromatin are again coiled on themselves. This is called supercoiling, यानी एक हिस्टोन उस पर DNA, फिर अगला हिस्टोन, एंड दे आर क्लोजली बाउंड एंड क्लोजली coiled. उस coiling को हम कहते हैं सुपर coiling. अगर ये coiling इतनी ज्यादा है कि DNA ट्रांसक्राइब नहीं हो पा रहा आरएनए में, तभी तो उसको हम नाम देते थे फिर हेट्रोक्रोमेटिन. हेट्रोक्रोमेटिन मतलब टू मच coiling ऑफ द DNA एंड इट इज नॉट अवेलेबल फॉर एनी ट्रांसक्रिप्शन. Heterochromatin represent where the chromatin fibers are tightly coiled.
ठीक हो गया। तो ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज यूक्रोमैटिन एंड व्हाट इज हेटेरोक्रोमैटिन। During cell division, the entire chromatin within the nucleus becomes very tightly coiled and takes on an appearance of very short structures called chromosomes. So chromosome जो है ये usually cell division के वक्त clearly नजर आते हैं, otherwise they are present in the form of thread-like structure like this, and this is called chromatin rather than chromosome. Okay, chromosome का मतलब है short structures which are very very tightly bound और super coiled हैं, और ये usually visible होते हैं during the process of cell division. अब ये हिस्टोन्स की डिफरेंट आपको फॉर्म्स पता होने चाहिए कि H1, H2A, H2B, H3 and H4. These are the different variants of histone protein. बायोकेमिस्ट्री में ये मैंने डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो वहाँ देख लीजिएगा। अब न्यूक्लियोलाई क्या चीज़ है? इन एडिशन टू द masses of heterochromatin, the nucleus also show one or more rounded dark staining nuclei called the nucleoli. तो न्यूक्लियस के अंदर इस तरह डार्क स्टेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं, न्यूक्लियोलाई. They are spherical, about 1 to 3 micrometer in diameter, and they histochemically they distinguish between DNA and RNA. It is seen that nuclei only have the high RNA content. There's a very high RNA content. Okay, DNA content, some small quantity may be present, but majority of the quantity within the nucleoli are RNA. Nucleoli are the sites where ribosomal RNA is actually produced. So आप सोचें कि ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ मौजूद है न्यूक्लियोलाई, इसमें RNA बनता है और ये RNA निकल के बाहर राइबोसोम में जाकर के फिक्स होता है। तो राइबोसोम का जो RNA है वो बन रहा है इनसाइड द न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियोलाई. न्यूक्लियोप्लाज्म इज द लिक्विड जो न्यूक्लियस के अंदर है, और उसी में ये सारा क्रोमैटिन और ये न्यूक्लियोलाई सब चीज़ें मौजूद हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द आउटर मेम्ब्रेन, और इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं. देयर इज एन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्वियसली, और the space between the inner and the outer membrane is known as the perinuclear space. यहाँ पे pores होते हैं ताकि substances can go in and out of the nucleus also. These pores are very very important, and through these pores the nucleus is connected with the endoplasmic reticulum. याद है कि हमने endoplasmic reticulum में बात की थी कि it is continuous. So अगर ये nucleus की inner membrane है, ये outer membrane है, तो ये इस तरह से endoplasmic reticulum. So the outer nuclear membrane is continuous with the endoplasmic reticulum. Okay, so if you look at this diagram, so this is the nuclear pore, for example. This is the inner nuclear membrane, this is the outer nuclear membrane, continuous with the endoplasmic reticulum. So it is all the way attached to the endoplasmic reticulum. Nuclear pores represent the sites at which the substance can pass through the nucleus to the cytoplasm. The nuclear pore is about 80 nanometer in their size, 80 nanometer, and therefore substances smaller than this size can easily go through. ठीक है. इट इज पार्टली कवर्ड बाय अ डायफ्राम दैट अलाउज द पैसेज ऑफ ओनली 9 नैनोमीटर. दिखने में ये कि 80 नैनोमीटर है तो शायद 78 नैनोमीटर की चीज़ भी गुजर जाएगी, बट यूजुअली दिस इज द साइड 9 to 10 नैनोमीटर चीज़ें जो गुजरती हैं, और एक न्यूक्लियस में हज़ारों की तादाद में पोर्स हैं. सो आपका जो न्यूक्लियस है देखें कितना पोरस है. इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ दीज न्यूक्लियर पोर्स. It is believed that pore complexes actively transport some proteins in the nucleus and ribosomes of. ये जरूरी भी है ना pores, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोलाई हैं जो राइबोसोमल RNA बना रहे हैं, और वो यहाँ से निकल के बाहर जाना जरूरी है. So that's why they are very very important. अच्छा, अब क्रोमोसोम्स की थोड़ी सी कुछ डिटेल्स हैं जो एक्चुअली अभी मेरा ख्याल है DNA का स्ट्रक्चर भी बताएंगे, बट दैट इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस इन बायोकेमिस्ट्री. बट यहाँ कुछ मोटी मोटी बातें कर लेते हैं. हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड नंबर्स. देखें, आपकी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं. हर सेल में वी हैव 46 क्रोमोसोम. इसमें से जो 23 क्रोमोसोम्स आए हैं, दे हैव कम टू अस फ्रॉम आवर फादर, एंड 23 क्रोमोसोम्स हैव कम टू अस फ्रॉम द मदर. और मदर से जो आए हैं, देवर इन द ओवम में थे ना, और फादर से जो आए देवर इन द स्पर्म. सो स्पर्म और ओवम के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और इस 23 के नंबर को हम नाम देते हैं हैप्लॉइड नंबर, हाफ नंबर. लेकिन जब जाइगोट बन जाता है तो उसमें क्रोमोसोम नंबर 46, और फिर जाइगोट से हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स बनते हैं उनमें भी क्रोमोसोमल नंबर 46. तो इस नंबर को कहते हैं डिप्लॉइड नंबर. सो द डिप्लॉइड नंबर मीन्स 46 क्रोमोसोम्स एंड हैप्लॉइड मीन्स हाफ. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट मुझे डिस्कस करना है वो ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम का है. देखो, ये जो 46 क्रोमोसोम मैंने बताया ना न्यूक्लियस के अंदर है, इनमें से 44 वो हैं जिनका जिनको हम ऑटोसोम बेसिकली कहते हैं, और फिर एक्स वाई, ये दो तरह के क्रोमोसोम्स हैं जो कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम. अब अगर कोई फीमेल सेल है, यानी इफ दिस इज अ सेल इन अ फीमेल बॉडी, सो व्हाट विल हैपन कि देयर विल बी 44 ऑटोसोम्स, और जो जेंडर क्रोमोसोम्स है वो होंगे एक्स और एक्स.
तो ये इस तरह देखें 44 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया क्रोमोसोम 46। लेकिन अगर ये सेल मेल सेल है तो 44 तो ऑटोसोम होंगे और मेल क्रोमोसोम्स होते हैं X और Y, तो 44 X एंड Y ये 2 ये हो गए, तो ये नंबर भी 46। डिपेंडिंग अपॉन मेल है या फीमेल है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोसोम विच आर 44 इन नंबर एंड 2 जेंडर या सेक्स क्रोमोसोम आइदर X और Y. If they are XX that's a female, if it's a XY that's a male. Okay, now structure of the fully formed chromosome. Each chromosome consists of 2 parallel rod-like elements which are called chromatid. ये इस तरह से होता है ये, and these chromatids are attached in the center by a structure called centromere या kinetochore. The chromatids appear to be constricted and this is called this is not important. Then हर chromosome में there is a long arm and a short arm. Such chromosomes are described as typically the centromere is not in the midway. That ये concept important है, यानी अगर तो ये जो centromere है ये इस तरह बिल्कुल सेंटर में होता कि for example this is a chromatid और ये chromatid और दूसरा बॉडी बिल्कुल सेंटर में, तो upper part of the chromatid और lower part of the chromatid बिल्कुल एक जैसा, ऐसा नहीं होता. It's something like this कि there is a short arm and then there is a long arm. Usually ऐसे होता है. As a result there is a long arm, this one for example, and there is a short arm. Such chromosomes are known as submetacentric, यानी इनका जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं है. In some cases it can be in the center but that is rare. Okay, and in some cases it is just right at the corner, यानी इस तरह का सिनेरियो होता है कि पूरे का पूरा क्रोमैटिड एक तरफ है, सेंट्रोमियर एक तरफ है. इसको हम नाम देते हैं टीलोसेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम. सो लुक एट दिस डायग्राम्स फॉर एग्जांपल. ये कहलाता है मेटासेंट्रिक, जिसमें दोनों आर्म, अपर आर्म एंड लोअर आर्म ऑफ द क्रोमोसोम दे आर इक्वल. सो दिस इज इक्वल टू दिस बिकॉज सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन द मिडल. यहां आप देखें तो जो सेंट्रोमेयर है वो इस तरह से है कि देयर इज अ शॉर्ट आर्म एंड देयर इज अ लॉन्ग आर्म, और यहां आप देखें सच क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्ट्रोसेंट्रिक. सब मेटासेंट्रिक जो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है, इसमें तो काफी ऊपर है कि बाकायदा एक शॉर्ट आर्म बन गया है, एक लॉन्ग आर्म बन गया है. अच्छा, इसको अगर आप देखें तो इसमें कोई शॉर्ट आर्म है ही नहीं, कि पूरे का पूरा सेंट्रोमियर एक कॉर्नर पर है और बाकी सारा क्रोमोसोम एक तरफ है. इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक. सो दीज आर द डिफरेंट नॉमेनक्लेचर व्हिच यू शुड नो एक्चुअली के क्या क्या डिफरेंट नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के. ओके, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की स्टडी को हम कहते हैं कैरियोटाइपिंग. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक बिकॉज डिजीजेस सच एज डाउन सिंड्रोम, उसमें ट्राइसोमी 21 होता है, यानी क्रोमोसोम 21 पे 3 2 के बजाय 3 हर क्रोमोसोमल लोकेशन पर दो क्रोमैटिड्स होने चाहिए ना, 2 क्रोमोसोम होने चाहिए, होमोलॉगस क्रोमोसोम, वन फ्रॉम द फादर वन फ्रॉम द मदर. लेकिन ट्राइसोमी 21 का मतलब है पोजीशन नंबर 21 पर 2 के बजाय 3 क्रोमोसोम है. डायग्राम पे दिखाया नहीं है, बट दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय कैरियोटाइपिंग. सो कैरियोटाइपिंग करते हैं तो ये एक्सरे की तरह एक इमेज होती है जिसमें यूं आता है क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 4. तो ये हर जगह आपको कपल्स दिखते हैं. जब आप पोजीशन नंबर 21 पे पहुंचेंगे तो 3 क्रोमोसोम दिखेंगे. इसको हम कहते हैं ट्राइसोमी 21, यानी पोजीशन 21 पर ट्राइसोमी 3 क्रोमोसोम्स हैं. तो ये कैसे पता लगेगा? जब कैरियोटाइपिंग करेंगे. तो मैं आमतौर पर स्टूडेंट्स को बताता हूं कि कैरियोटाइपिंग इज बेसिकली द एक्सरे ऑफ क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर. ओके, सिग्निफिकेंस, यार इसकी सिग्निफिकेंस पे मैं क्या बात करूं, ये खामा में लिखा है पैराग्राफ. जाहिर है क्रोमोसोम कंटेन्स डीएनए और डीएनए आपका पूरा जेनेटिक मटेरियल है, तो सारा गेम ही डीएनए का है यार. डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनेगी. सो दे कंटेन द जीन्स एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर बॉडी बेसिकली. ठीक है. अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पे मैं बात करूंगा बायोकेमिस्ट्री में. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एट द मोमेंट. इट कंटेन्स नाइट्रोजनस बेसिस, इट कंटेन्स 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बेसिकली जो डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं, और वो मैं इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहा. सो आई विल लीव दिस फॉर बायोकेमिस्ट्री डिस्कशन बिकॉज ये हिस्टोलॉजी से पर्टेन इतना डायरेक्टली करता नहीं. ओके, सो आई एम एंडिंग दिस चैप्टर हियर. या आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा पढ़ लूं? चलो यार क्विकली पढ़ लेता हूँ, बहुत डिटेल में नहीं बताता, लेकिन फिर बच्चे कहते हैं सर ये छोड़ दिया आपने. सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बता देता हूँ. डीएनए इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम ऑब्वियसली, एंड आवर डीएनए मॉलिक्यूल अगर आप उसको स्ट्रेच करके देखें तो इट्स अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. सो देयर 2 स्ट्रैंड, there's one strand this one and the other strand this one. ठीक है, so there are 2 strands. It's a double stranded and they are arranged in a helical form. तो ये इस तरह से अरेंज होता है इन हेलिक्स, ऐसे जिगजैग 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 पैटर्न पे अरेंज होता है हमारा पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल. सो इट्स अ डबल हेलिक्स एंड ईच स्ट्रैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर यूनिट्स व्हिच आर नोन एज न्यूक्लियोटाइड. ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, a phosphate and a nitrogenous base. तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं एक न्यूक्लियोटाइड के. There is a backbone, sugar,
and then there is a phosphate, ये मिलके backbone बनाते हैं, and then number 3 is the nitrogenous base. Now nitrogenous bases can be purine, they can be pyrimidine, purine bases or pyrimidine, and total they are 4 in number: adenine, guanine, cytosine, and thymine. The two strands of the DNA fiber are joined by the linkages between these nitrogenous bases. So if you look at the diagram here, there is sugar, there is a phosphate. So this sugar and phosphate makes the backbone. Sugar, phosphate, sugar, phosphate, sugar, phosphate, sugar, phosphate. और यहाँ center में nitrogenous bases आपस में bond बनाते हैं. तो cytosine for example binds with the triple bond with the guanine, and adenine for example binds with the double bond with the thymine. So इस तरह से इनका पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर. सो सेंटर में ये जो आपको लेडर दिख रही है, स्टेयर्स, ये जो स्टेयर्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, एंड द बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपको याद रहे तो इतना ही फिलहाल के लिए काफ़ी है बेसिकली. अच्छा जी, ये तो था डीएनए. आरएनए जो है, आरएनए इज यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड, कैन दैट्स नॉट द डेफिनेशन ऑफ आरएनए. इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो है नाइट्रोजनस बेस का. जो नाइट्रोजनस बेस है, that is one nitrogenous base difference in the RNA. So there is no thymine in the RNA, for example. It is replaced by uracil. So if uracil is present instead of thymine, that is what we call a ribonucleic acid instead of deoxyribonucleic acid. And the other difference is lying in the name. It is a ribonucleic acid, or DNA it's deoxyribonucleic acid. So in addition to DNA, the cells contain another important nucleic acid called the ribonucleic acid. The structure of a molecule corresponds fairly closely that of the DNA molecule with the following differences. RNA contains sugar ribose rather than deoxy. इसीलिए deoxy वाले को हम कहते हैं DNA और इसको हम RNA कहते हैं. And instead of thymine there is uracil. So ये दो differences हैं RNA और DNA में. Now there are so many different types of RNA. Messenger RNA is the one which is associated with transcription and also with translation, which means protein synthesis. ठीक है. बाकी transfer RNA, ribosomal RNA, इनके फिर अलग functions हैं. Synthesis of protein is not the topic here. इस पे मैंने actually गाइटन की बहुत डिटेल वीडियो बनी हुई है. There is a molecular dogma of central dogma of molecular biology कि आपके पास DNA है, DNA से आप बनाएंगे RNA और RNA कन्वर्ट होगा प्रोटीन में. सो ये प्रोसेस DNA से RNA का कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन बनना कहलाता है ट्रांसलेशन. अब ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन ये सारा हम फिजियोलॉजी में ऑलरेडी मेरी वीडियोस इसमें हैं, तो वो आप देख लीजिएगा. सो विद दिस द चैप्टर इज देन डन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.